हेलो एवरीवन। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे एरोमेटिक यौगिकों के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन तथा उसके सजातों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्किल व्युत्पन्न। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम ले जैसे बेंजीन है, ये मैथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनाता है? टालुइन। इसी प्रकार से फिनोल है, वो मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में बनाता है ऑर्थोक्रिसोल एवं पैराक्रिसोल। नेक्स्ट अभिक्रिया सल्फाइटों के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड सोडियम, पोटेशियम अथवा अमोनियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल सल्फोनेट लवण बनाते हैं। एथिल ब्रोमाइड है, वह सोडियम सल्फाइड Na2SO3 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है? सोडियम एथिल सल्फोनेट। साथ में निकलता है इसमें NaBr। इस अभिक्रिया को हम स्ट्रेकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके हैलोजन परमाणु का विनिमय करते हैं और एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। मैथिल क्लोराइड है, वह सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? यहाँ पर क्लोराइड को कौन रिप्लेस कर देता है? आयोडाइड आयन। तो क्या प्राप्त होता है हमें? मैथिल आयोडाइड। इसी प्रकार से एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एथिल आयोडाइड। अब हम देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो एल्किल हैलाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कुछ महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे एथिल ब्रोमाइड है, वो मैग्नीशियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में यदि हम गर्म करें तो क्या प्राप्त होता है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह एक ग्रिग्नार अभिकर्मक है और कार्बनिक संश्लेषण में इसका उपयोगी अभिकर्मक के रूप में इसको यूज में लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल दो जिंक के मेटल के साथ क्रिया करके शुष्क ईथर की प्रेजेंस में यदि हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? डाईएथिल जिंक। इसको हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के रूप में जानते हैं और यह एल्केनों के संश्लेषण में काम में आता है। थर्ड है एथिल क्लोराइड सोडियम या पैलेडियम के साथ Pb के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर टेट्रा एथिल लेड साथ में NaCl बनाता है। टेट्रा एथिल लेड एक अपस्फोटक रोधी अर्थात एंटीनोगिक एजेंट के रूप में काम में आता है। एथिल ब्रोमाइड दो लिथियम परमाणु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एथिल लिथियम। यह ग्रिग्नार अभिकर्मक से अधिक सक्रिय अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों की एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रियाएं। तो उन अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं जिनमें क्रियाकारी अणु में से दो परमाणुओं अथवा समूहों का निष्कासन हो। इन अभिक्रियाओं में सदैव ही क्या बनता है? अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनते हैं। एल्किल हैलाइडों की जब हम एल्कोहली क्षारों के साथ क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु का 1,2 विलोपन होता है और एल्कीन बनते हैं। इन अभिक्रियाओं को विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये है 2-ब्रोमोप्रोपेन, वो KOH के साथ एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर प्रोपीन बनती है। सामान्यतः उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो और उसके साथ जुड़े अन्य परमाणुओं को बीटा कार्बन कहा जाता है। बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को बीटा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा विलोपन हो रहा है? 1 और 2। यहाँ देखें ये हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन कौन सा? अल्फा। इसके नजदीक वाला कौन सा कार्बन होता है? बीटा। तो इस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन में कौन सा होगा? बीटा। 1,2 विलोपन अभिक्रिया में हैलाइड आयन के रूप में हैलोजन परमाणु निकलता है और क्षार द्वारा बीटा हाइड्रोजन परमाणु का प्रोटॉन के रूप में निष्कासन हो जाता है। इसी कारण इन अभिक्रियाओं को बीटा विलोपन अभिक्रियाएं या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। जब किसी एल्किल हैलाइड में एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उत्पाद के रूप में क्या बनती है? एल्कीन। जैसे
1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसको क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होती है, प्रोपीन। इसी प्रकार से 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसको भी जब एल्कोहलिक KOH के साथ की प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्रोपीन। इसी प्रकार से 1 ब्रोमोब्यूटेन है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करने पे क्या प्राप्त होती है, 1 ब्यूटीन। लेकिन यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के क्या उपस्थित हो, बीटा हाइड्रोजन हो, तो उत्पादों में एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन बनती है जिसमें कि अधिकतम शाखाएं हों। ये क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो 2 ब्यूटीन, साथ में 1 ब्यूटीन बनती है। 2 ब्यूटीन बनती है 81% और 1 ब्यूटीन बनती है 19%। इसे हम सैडजेफ नियम के आधार पर समझा सकते हैं। तो इन अभिक्रियाओं के लिए 2 प्रकार के गतिक समीकरण हैं। फर्स्ट है जिसमें कि ये द्विअणु या बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो, जब एल्किल हैलाइड साथ में बेस की कंसंट्रेशन में डिपेंड करें। और दूसरी प्रकार की होती है एक अणु या यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया, जिसमें केवल रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे वेग निर्भर करता है। तो यदि 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड की दुर्बल क्षार या तनु क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो सामान्यतः प्रथम प्रकार की वेग समीकरण का अनुसरण होता है, जबकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सामान्यतः द्वितीय प्रकार की वेग समीकरण का अनुसरण करते हैं। ह्यूज तथा इनगोल्ड ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के भांति इन विलोपन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि भी 2 प्रकार की होती है। SN1 व SN2 के समानांतर इनके नामकरण में क्या है, E1 व E2 के रूप में किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे E2 क्रियाविधि। तो यह अभिक्रिया एक ही पद में एक संक्रमण अवस्था के माध्यम से संपन्न होती है। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि एल्किल हैलाइड पे जब बेस अटैक करता है तो एक संक्रमण अवस्था बनती है, जिसमें आंशिक रूप से तो जो निकलने वाला समूह है, लिविंग ग्रुप है, उसके साथ बंध बना रहता है और आंशिक रूप से न्यूक्लियोफाइल के साथ बंध बना रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। फिर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेज में से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ पर और हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कीन। तो एथेनॉल में आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड व सोडियम इथोक्साइड की अभिक्रिया E2 प्रकार से ही संपन्न होती है। ये क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसकी जब सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से तो क्या निकल जाता है, एक एल्कोहल परमाणु। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। SN2 अभिक्रिया में भी इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड अणु पर क्षार का पीछे से आक्रमण होता है, किंतु बीटा प्रोटॉन के स्थान पर अल्फा कार्बन पर। जैसे ही हम देखें पीछे से आक्रमण होगा, यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ इथोक्साइड आयन अटैच हो जाएगा। अतः E2 की अभिक्रिया सदैव हुई SN2 अभिक्रिया के साथ प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है। अब हम देखेंगे E1 क्रिया विधि या E1 मैकेनिज्म। यह 2 स्टेप से संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड जो कि स्लो स्टेप होती है, इसमें से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप जो कि फास्ट होता है, इसमें बेस कार्बोकैटायन के साथ अटैच होता है और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु को लेके बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। चूँकि मंद तथा वेग निर्धारण पद में केवल एल्किल हैलाइड अणु ही भाग ले रहा है, अतः यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया, एक अणु या यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरणार्थ तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जलीय अल्कोहल में KOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आइसोब्यूटीन। ये क्या है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये स्लो स्टेप में पहले क्या बनाएगा, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि बेस की प्रेजेंस में तीव्रता से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइसोब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक SN1 अभिक्रिया में भी इसी प्रकार से एक मुक्त कार्बोकैटायन बनता है जो नाभिक स्नेही के साथ संयोग करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। अतः E1 अभिक्रियाएं सदैव ही SN1 अभिक्रियाओं की प्रतिद्वंदी होती है। उदाहरण, यदि तृतीयक ब्यूटिल
क्लोराइड की 80% जलीय एथेनॉल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? SN1 उत्पाद। क्या क्या बनेंगे? एक तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, एक एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर और आइसोब्यूटीन। SN1 में इनका कितना बनता है? 83% और E1 से कितना बनता है? 17%। चूँकि SN1 अभिक्रियाओं की बात है, E1 अभिक्रियाओं में भी मुक्त कार्बो कैटायन आयन बनता है, अतः इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? 3rd डिग्री सर्वाधिक स्थायी होगा, 2nd डिग्री उससे कम और 1 डिग्री। तो अभिक्रियाशीलता भी सर्वाधिक किसकी होगी? 3rd डिग्री कार्बोकैटायन की अभिक्रियाशीलता 2 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक होगी और 2 डिग्री की 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक अभिक्रियाशीलता होती है। मुक्त कार्बोकैटायन के कारण ही E1 अभिक्रियाओं में भी पुनर्व्यवस्थित उत्पाद बनते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए 2 ब्रोमो 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेन स्लो स्टेप के द्वारा क्या बनाता है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3rd डिग्री कार्बोकैटायन में, जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी होता है। फिर यहाँ से HN निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगी? 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन। तो इस प्रकार से E1 मैकेनिज्म के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तथा विलोपन अभिक्रियाओं के मध्य प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइडों में देखा कि SN1 की तो E1 के साथ और SN2 की E2 के साथ कंपटीशन रहता है, अतः इस कंपटीशन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की होगी या विलोपन की, यह निम्न बात पे निर्भर करती है। फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी? एल्किल हैलाइड की संरचना या स्ट्रक्चर पे। तो जब एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड से तृतीयक एल्किल की तरफ बढ़ते हैं तो विलोपन अभिक्रिया बढ़ती है, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया घटती जाती है। अतः तृतीयक हैलाइड में विलोपन अभिक्रिया अधिक होती है, जबकि प्राथमिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक होगी। जैसे हम यहाँ देखिए प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड, तो बढ़ती हुई क्रम क्या होगा विलोपन का? तृतीयक हैलाइड, और घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होगी? प्राथमिक में। सेकंड है विलायक की ध्रुवीयता या पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो विलायक जितना अधिक ध्रुवीय होगा उतनी ही अधिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यही कारण है कि जलीय KOH के साथ मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, जबकि अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है? विलोपन मुख्य उत्पाद होता है। अल्कोहल जल की तुलना में क्या होता है? ध्रुवीय, कम ध्रुवीय विलायक होता है। इस कारण से अल्कोहलिक KOH में क्या होता है? विलोपन उत्पाद। थर्ड है टेम्परेचर। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम ताप पर होती है, जबकि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? उच्च ताप पर संपन्न होती है। फोर्थ है क्षार की प्रबलता। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्या होगा? विलोपन अभिक्रिया अधिक होती है, और जबकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया दुर्बल क्षार के साथ संपन्न होती है। अतः तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ध्रुवीय विलायक, कम ताप, दुर्बल क्षार की आवश्यकता होगी, जबकि आइसोब्यूटिलीन जो कि विलोपन उत्पाद का प्रोडक्ट है, उसे प्राप्त करने के लिए कम ध्रुवीय विलायक, उच्च ताप और प्रबल क्षार लेना होगा। जैसे हम यहाँ देखें तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, यदि हम इसकी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाइकार्बोनेट या वाटर के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? विलायक में क्रिया करवाएंगे तो मुख्य प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम मिथॉक्साइड या इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया संपन्न होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? आइसोब्यूटिलीन, जो कि विलोपन उत्पाद है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि कब तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और कब विलोपन अभिक्रिया होगी। थैंक यू।